नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह 7 बजे की खबरों में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मंदसौर में स्थिति तनावपूर्ण, किसानों को उचित मूल्य के लिए आयोग के गठन का फैसला। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज करेंगे दौरा। बेरोजगारी पर राष्ट्रपति ने जताई चिंता, कहा युवाओं के लिए नहीं बन रहे पर्याप्त मौके, स्टार्टअप्स पर जताया भरोसा। नए राष्ट्रपति के लिए 17 जुलाई को मतदान, 20 जुलाई को नतीजे। चुनाव आयोग 14 जून को जारी करेगा अधिसूचना। ब्रिटेन के आम चुनाव के लिए मतदान आज। थेरेसा मे और जेरेमी कॉर्बिन के बीच मुकाबला। कई भारतीय मूल के उम्मीदवार भी मैदान में। फ्रेंच ओपन में मिक्स डबल के फाइनल में रोहन बोपन्ना और गैब्रिएला टाबुस्की, जर्मनी की एना ग्रीनफील्ड और कोलंबिया के रॉबर्ट फरा से मुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका से भिड़ेगा भारत। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन फैलता जा रहा है। मंदसौर के बाद कुछ और जिलों में हिंसा और आगजनी की घटना हुई है। राज्य में अर्धसैनिक बलों के 1100 जवान भेजे गए हैं। मंगलवार को यहां गोलीबारी में 6 किसानों की मौत हो गई थी। इस बीच राज्य सरकार ने कृषि लागत और विपणन आयोग गठित करने का फैसला किया है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज मंदसौर का दौरा कर किसानों से मुलाकात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। आंदोलनकारी किसानों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की और वाहनों में आग लगा दी। हजारों किसान अब भी सड़कों पर मौजूद हैं। बाजार पूरी तरह बंद है। पुलिस वालों ने इन लड़कों से कहा, काश्तकारों से, कि चलो अपन बैठ के इन्हें समझौता कर लेते हैं। फिर उनको भाई चौपाटी पे ला करके गोली मार के रवाना हो गए। न कल भी लाठीचार्ज और गोली बारिश हुई। ये गोली हवा में फायरिंग होती है, उसके बाद गोली चलती है किसी किसानों पे भी। किसानों का गुस्सा आला अधिकारियों पर भी उतरा। मंदसौर के जिलाधिकारी SK सिंह के साथ धक्का मुक्की की गई। जिले के मालिक को सामने गोलियां चल गई। आंदोलनकारियों ने उनसे पूछा कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया। देखिए, इनको आश्वासन दिया है TI के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, है ना, और कोई भी आदेश नहीं था गोली चलाने का। रतलाम और नीमच में भी मोबाइल और इंटरनेट बंद है। मंदसौर शहर और पीपलिया मंडी में कर्फ्यू जारी है। जिले के बाकी हिस्सों में धारा 144 लागू है। राज्य में आंदोलन दूसरे इलाके में फैल गया है। देवास में कई वाहनों में आग लगा दी गई। भोपाल में भी प्रदर्शन हुए। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन से निपटने के उपायों की समीक्षा की। भोपाल में भी राज्य कैबिनेट ने 1000 करोड़ रुपए का कृषि मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाने का फैसला किया। साथ ही कृषि समाधान योजना के तहत कम ब्याज दर पर कर्ज और ऋण चुकाने के लिए भी कर्ज देने का फैसला हुआ। कृषि उपज मंडियों में बिक्री पर मिलने वाला जो भुगतान है वो चेक के स्थान पर RTGS से किया जाएगा और 50% तक का नगद भुगतान किया जाएगा। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार किसानों के मुद्दे को दबाना चाहती है। एंटी सोशल एलिमेंट, असामाजिक तत्व पर ये आरोप लगा रहे हैं। अगर कोई तत्व हैं तो ये बीजेपी और बीजेपी के समर्थक वाले जो संगठन हैं, जो लीपापोती करना चाहते हैं। किसानों के हितों की ये जो लड़ाई है, कांग्रेस और राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं। और आंख मिचौली कर रहे हैं, पहले 10 लाख फिर 1 करोड़, यानी किसी तरह से भी किसान के मुद्दों को दबाना चाहते हैं। The culprits must be brought to book, adequate compensation and meet the demands of the farmers that you yourself have promised. सरकार का आरोप है कि विपक्ष किसानों के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। भी कर रहे, मुख्यमंत्री ने खुद कहा वो मिल रहे और समस्याओं का समाधान कर रहे। और कांग्रेस पार्टी जिन्होंने इतना साल कृषि क्षेत्र को इन्होंने अनदेखा किया, ऐसी पार्टी इसको पॉलिटिकल राजनीतिक रंग देके हिंसा को प्रोत्साहन करना एक गलत है। मैं उसका निंदा करता हूँ। मित्रों, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में भी किसानों का आंदोलन शुरू हो गया था। किसान और फसलों के उचित मूल्य जैसी 20 मांगे कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल को लेकर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है। कल शिवसेना के मंत्रियों ने मंत्रिमंडल की बैठक का बहिष्कार किया।
उधर हड़ताल के चलते मंडियों में सब्जी और दूध की कमी बढ़ गई है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में किसानों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी रही। किसान आंदोलन के बीच पिछले 24 घंटे में 4 किसानों के आत्महत्या करने की खबर है। नासिक, सतारा, नांदेड़ और वर्धा में कर्ज के चलते किसानों ने जान दे दी। हड़ताल की वजह से ग्रामीण इलाकों से सब्जी और दूध की आवक कम रही। किसान हड़ताल से राज्य में कृषि उपज मंडियों में होने वाले करोड़ों रुपए के कारोबार पर असर पड़ा है। सब लोग आज किसानों के साथ है। पहले 2-3 दिनों में ऐसी लगा कि ये किसान खुद का अनाज खराब कर रहे, लेकिन बाद में सबको आज एहसास हुआ है कि ये किसान जो कर रहा है, ये ऐलान जो आज पूरे देश में पहला यह संप है, जो पूरे राष्ट्र में का पहला संप है कि जो किसानों ने आज किया है, और ये संप के साथ आज सब समाज साथ में खड़ा है। इधर किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी और शिवसेना में तकरार बढ़ने लगी है। बुधवार को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में शिवसेना के मंत्री नहीं पहुंचे। हालांकि शिवसेना का कहना है कि उसने मुख्यमंत्री को इस बारे में बता दिया था। कर्ज माफी की जो योजना तैयार होगी उसमें शिवसेना को साथ में लेकर ही बातें हम मंजूर कर सकते हैं। शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे की जानकारी बिना कोई बात नहीं हो सकती। हम उनकी जो सम्मति है वो लेकर के आगे जाएंगे। शिवसेना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी के चाबुक ने किसानों को बर्बाद कर दिया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे लेख में कहा गया कि नोटबंदी ने किसानों को फसल को मिट्टी के मोल बेचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिया कि 31 अक्टूबर से पहले वो किसानों के कर्ज माफ कर देगी और सरकार किसानों के साथ हर मसले पर बातचीत के लिए तैयार है। जो किसान नेता है उनके जो विषय है उसको सुनने के लिए और उसमें निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री महोदय खुद उसमें पॉजिटिव है। महाराष्ट्र में करीब एक हफ्ते से कई इलाकों में किसान कर्ज माफी समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसान स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करने, दूध के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा है कि किसान कर्ज माफी से राजकोषीय स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है। बुधवार को चालू वित्त वर्ष की दूसरी द्वैमासिक मौद्रिक और ऋण नीति का ऐलान करते वक्त उर्जित पटेल ने कहा कि कर्ज माफी के चलते राजकोषीय घाटे को लेकर पिछले 2 साल में जो काम किया गया है वो बेकार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे महंगाई का खतरा बढ़ेगा। आरबीआई के मुताबिक राज्यों की राजकोषीय स्थिति ठीक होने पर ही ये फैसले लिए जाएं। मानसून की चाल, जीएसटी लागू होने के बाद के जोखिमों और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने जीडीपी का अनुमान 7.4 से 0.10% घटाकर 7.3% कर दिया है। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति में महंगाई के नरम रहने की उम्मीद जताई है। आरबीआई के मुताबिक पहली छमाही के दौरान महंगाई दर 2 से 3.5% के दायरे में रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में इसके 3.5 से 4.5% के दायरे में रहने की संभावना है। देश के नए राष्ट्रपति के लिए 17 जुलाई को चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने कल राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। आयोग ने बताया चुनाव से सबक लेते हुए इस बार विशेष स्याही वाले पेन से मतदान होगा। चुनाव नतीजों का ऐलान 20 जुलाई को होगा। आयोग ने यह भी कहा कि ईवीएम मशीन से चुनाव कराने के बारे में तकनीक विकसित करने की कोशिश भी चल रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने बुधवार को राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान किया। चुनाव आयोग राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना 14 जून को जारी करेगा। नामांकन भरने का आखिरी दिन 28 जून है। 29 जून को पर्चों की जांच होगी। 1 जुलाई तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। जरूरत होने पर 17 जुलाई 2017 को मतदान और 20 जुलाई को गिनती होगी। यदि पोल आवश्यक हुआ उसकी तिथि 17 जुलाई 2017 सोमवार के दिन। डेट ऑन विच काउंटिंग इफ रिक्वायर्ड शैल बी टेकन 20th जुलाई 2017 which is Thursday। मतगणना की तिथि 20 जुलाई 2017 थर्सडे के दिन।
संसद में बने पोलिंग स्टेशन पर निर्वाचित सांसद वोट करेंगे। वहीं निर्वाचित विधायक संबंधित राज्यों की विधानसभा में अपना मतदान करेंगे। सभी मतदाताओं को वोट के लिए एक खास तरह की पेन मुहैया कराई जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ये गुप्त मतदान होगा और कोई भी दल चुनाव के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकता। नहीं, देखिए, इस पेन की खासियत ये है कि ये हमारे इलेक्शन कमीशन के सुपरविजन में बनाया गया है और इसका जो इंक है वो बाकी सभी रोशनाइयों से, बाकी सब स्याहियों से फर्क है और इसी पेन को इस्तेमाल करने से अगर कोई व्यक्ति दूसरा पेन का इस्तेमाल करेगा तो वो वोट इनवैलिड माना जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने जरूरी हैं। वहीं जमानत राशि 15,000 होगी। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और 31 विधानसभाओं के सदस्य हिस्सा लेंगे। ये निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रक्रिया के आधार पर होता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म होगा। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी को तीसरी बार राज्यसभा में भेजने पर फैसला अब राष्ट्रपति चुनाव के बाद होगा। सीपीएम पोलित ब्यूरो की बैठक में इस मुद्दे पर फैसले को टाल दिया गया। सीताराम येचुरी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारेगा। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी को तीसरी बार राज्यसभा भेजने पर 2 दिन तक चली सीपीएम पोलित ब्यूरो की बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया, लेकिन बंगाल और केरल सीपीएम के बीच विरोध के चलते इस फैसले को टाल दिया गया। Told you, let that notification of the Rajya Sabha be announced. There is no election as of now. And my party is not in the habit of going around announcing candidates when there is no election announced. Let the election be declared, election be notified, and then we will make the announcement. राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा होने के बाद उन्होंने कहा कि उम्मीदवार के मामले में सरकार की ओर से अभी तक विपक्ष से कोई चर्चा नहीं की गई है। Has been that the government takes the initiative to try and build a consensus candidate. Then the next sentence begins by saying this has not happened. We therefore have decided to field a candidate who will uphold the constitutional principles of our republic. पोलित ब्यूरो की बैठक में कश्मीर की स्थिति, आगामी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश और मीडिया पर हमलों को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में गोहत्या पर एनएसए कानून लगाने का फैसला संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि केरल के मुख्यमंत्री इसके लिए गैर बीजेपी शासित राज्यों को साझा मंच पर लाने की कोशिशें कर रहे हैं। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने कल भारी हथियारों से लैस 3 आतंकियों को मार गिराया। ये आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। 2 हफ्ते में उत्तरी कश्मीर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की तीसरी बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। इस बीच सेना को एक और बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल हिजबुल आतंकी दानिश अहमद ने आज 21 राष्ट्रीय राइफल्स के सामने सरेंडर कर दिया है। दानिश को आतंकी सब्जार भट्ट के जनाजे में देखा गया था। देश में रोजगार के ग्राफ में तेजी से इजाफा नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी इस मामले में चिंता जताई है। कल उन्होंने कहा कि युवाओं को भरपूर मौके दिलाने के लिए छोटे छोटे व्यवसाय बढ़ाए जाने की जरूरत है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बेरोजगारी की बढ़ती समस्या पर चिंता जताई है। बुधवार को उन्होंने कहा कि बाजार में हर साल तकरीबन 1 करोड़ युवा नौकरी के लिए जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए भरपूर मौके उपलब्ध नहीं हो पा रहे। उन्होंने कहा कि इसी कमी को पूरा करने के लिए स्टार्टअप्स पर निर्भर रहना पड़ेगा। We shall have to start small businesses. We shall have to start employment opportunities by becoming employers, not merely job seekers. And for that, we require a huge management cadre who will manage all aspects. ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की डायमंड जुबली पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि युवाओं को पूर्ण प्रशिक्षण देने वाली प्रबंधन शिक्षा की जरूरत है, तभी उद्यमिता के मामले में सफलता मिलेगी। We must have the skilled persons. Therefore, we shall have to impart trainings
skills, and enhance their employability so that the entire world market is available to them. देश में प्रबंधकीय और उद्यम कौशल को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मुहैया कराने के लिए ज्यादा कारोबार शुरू करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब पढ़ाई की फीस डिजिटल तरीके से भरनी होगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश जारी किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी उच्च संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वो इसके लिए दिशा निर्देश जारी करें। कैंटीन और हॉस्टल में भी ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने की बात कही गई है। सरकार ने कहा है कि विश्वविद्यालयों में एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो इससे जुड़ी मासिक रिपोर्ट यूजीसी को सौंपे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पटाखा फैक्ट्री में आग से मरने वालों की तादाद बढ़कर 23 हो गई है और 7 घायल हैं। ये दुर्घटना कल जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर खैरी गांव में हुई थी। पीड़ितों में ज्यादातर मजदूर हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही घायलों के मुफ्त इलाज की बात भी कही। घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए हैं। बालाघाट जिले के कलेक्टर भरत यादव ने बताया कि कारखाना गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा है। कजाकिस्तान के अस्ताना में आज से शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे भारत और शंघाई सहयोग संगठन के बीच संबंध और मजबूत होंगे। इस सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को संगठन की पूर्ण सदस्यता मिलेगी। भारत का इससे जुड़ने का मकसद व्यापार, संपर्क, ऊर्जा, बैंकिंग और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग को बढ़ाना है। बिहार के अलग अलग इलाकों में कल बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में 23 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 6 लोगों की मौत पूर्णिया में हुई, जबकि पटना, शेखपुरा, कटिहार, समस्तीपुर और मधेपुरा में 17 लोगों की मौत हुई। राज्य सरकार ने मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के अलग अलग हिस्सों में 2 दिन में बिजली गिरने और हल्की बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में भारी बारिश और तूफान से एक दीवार गिर गई। इसमें 4 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज़्यादा घायल हैं। पंजाब के मोगा जिले में छत गिरने से एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। उधर जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में बिजली गिरने से एक बाप बेटी की मौत हो गई। तमिलनाडु में भी ऐसी घटना सामने आई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि हरियाणा, राजस्थान, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, मध्य भारत और बाकी राज्यों में बारिश ने गर्मी से राहत दी है। राजधानी दिल्ली में मौसम सुहाना रहा। असम में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। राज्य की 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। प्रशासन ने 130 राहत शिविर बनाए हैं। हिमाचल में तेज बारिश के चलते सोलन में एक फैक्ट्री की दीवार गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में भी मौसम सुहाना रहा। पानी में डूबी फसल और नदियों में तब्दील सड़कें। असम में मॉनसून के साथ बाढ़ परेशानियों का सबब बनकर आई है। राज्य की 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। लखीमपुर और करीमगंज जिले के 140 गांव के 1 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। 400 एकड़ खेती तबाह हो गई है। करीमगंज सबसे ज्यादा पीड़ित है। यहाँ 97,000 से ज्यादा लोग बेहाल हैं। लखीमपुर का भी कुछ यही हाल है। यहाँ करीब 4,500 लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। बांध दिले बांधर कारण पानी बेसि নহলে আগৰ পৰা পানী হৈ থাকে ইয়াত কিন্তু ইয়াতকে কম হয় এতিয়া এই বছৰ বেছি হৈছে। प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा है। लोगों को बाढ़ से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है।
पीड़ित इलाकों में 130 राहत शिविर बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और आंधी से पेड़ सड़कों पर गिरने से यातायात पर भारी असर पड़ा। सोलन के बद्दी में एक फैक्ट्री की दीवार गिरने से 4 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। इधर उत्तर भारत के कुछ इलाकों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में भी बादल छाए रहे, जिससे मौसम सुहाना रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान में चीन सैन्य अड्डा बना सकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने यह दावा किया है। 97 पन्नों की रिपोर्ट में पेंटागन ने चीन की सैन्य तैयारियों पर विस्तार से लिखा है। उसके मुताबिक चीन विदेशी बंदरगाहों में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। चीन ने 2016 में जिबूती में सैन्य बेस बनाने की शुरुआत की थी, जो अगले साल तक पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चीन ग्वादर बंदरगाह बना रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन इसका इस्तेमाल सैन्य अड्डे के तौर पर करेगा। चीन ने हिंद महासागर में भी पनडुब्बी भेजना जारी रखा है। हालांकि चीन ने इस रिपोर्ट की निंदा की है और इसे गैर जिम्मेदाराना बताया। ब्रिटेन में नई सरकार चुने जाने के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। आज होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री थेरेसा मे का भविष्य का फैसला होगा। ब्रिटेन में हाउस ऑफ की 650 सीटों के लिए आज जनता फैसला करने वाली है। इन चुनावों में 3300 से भी ज्यादा उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। चुनावों को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। यहाँ मुख्य मुकाबला कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के बीच है। दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। The question is, who do you trust to have the strong and stable leadership to get the best deal for Britain in Europe? Because Brexit matters. It is the basis for everything else. And as we now prepare for government, we can already say we've changed that debate and given people hope. Hope it doesn't have to be like this. Inequality can and will be tackled. पिछले कुछ हफ्तों में ब्रिटेन में स्थिति लगातार बदली है और आतंकी हमले अहम मुद्दा बन गए हैं। इस बार के चुनाव में आतंकवाद और ब्रेक्जिट का मुद्दा हावी है। चुनाव में 56 भारतीय मूल के उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। इससे पहले 2015 में 10 भारतीय मूल के लोग चुनाव जीतकर ब्रिटिश संसद पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ईरान की संसद और क्रांतिकारी नेता अयातुल्लाह खुमैनी के मकबरे पर बुधवार को हुए 2 अलग अलग आतंकी हमलों में कम से कम 12 लोगों के मरने की खबर है। मरने वालों में एक महिला आत्मघाती हमलावर भी शामिल है। आतंकी संगठन ISIS ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इन हमलों को कायरतापूर्ण बताया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ईरान के विदेश मंत्री से बात कर हमले की निंदा की। बुधवार को कम से कम 4 बंदूकधारी ईरानी संसद परिसर में दाखिल हो गए। हमलावरों की गोलीबारी में सुरक्षा कर्मियों समेत कई लोग मारे गए। सुरक्षा बलों से घिरने पर एक हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया। इस बीच तेहरान के दक्षिण में आयतुल्लाह खुमैनी के मकबरे में 3 से 4 सशस्त्र हमलावर घुस गए। यहां भी आतंकियों ने गोलीबारी की, जबकि एक महिला हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। تو بیمارستان بعد 5 دقیقه 2-3 دقیقه صدای تیراندازی رو شنیدم و بعد دیگه همین شلوغ شد و نیروهای انتظامی اومدن خیابون رو بستن تا حالا همینطور هست. चश्मदीदों के मुताबिक सभी आतंकी पिस्तौल और AK-47 से लैस थे। हमले के वक्त मजलिस का वक्त चल रहा था। सुरक्षा बलों ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक संसद परिसर से पकड़ा गया है। इन हमलों में कई लोग घायल हुए हैं। ما اینجا وایساده بودیم، یهو دیدیم مامورا چند نفر گفتن 5 نفر رفته داخل، یه شلیک کردن، ما حتی یکیشون دیدیم از اینجا زدن به قلبشون خورد، همینطوری افتاد زمین، بعد دیدیم اینجا گذاشتن داخل ویلچر بردنش داخل بیمارستان. इधर मध्य तेहरान के इमाम खुमैनी मेट्रो स्टेशन पर भी धमाके की आवाज सुनी गई। हालात का जायजा लेने के लिए तेहरान सुरक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई गई है। राजधानी तेहरान समेत तमाम जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कतर और अरब देशों के बीच जारी राजनयिक विवाद को हल करने की कोशिशें जारी हैं। सऊदी अरब ने कतर से आतंकवाद पर अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने को कहा है, तो अमेरिका ने दोहराया कि इस संकट का हल बातचीत से निकलना चाहिए। सऊदी अरब और कतर की सीमा पर सामान से लदे कई ट्रक फंसे हैं।
सीमा बंद करने के सऊदी अरब के ऐलान के बाद कतर में खाने पीने के सामान की किल्लत हो रही है। हालांकि ईरान ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर समुद्री रास्ते से वो महज 12 घंटे में कतर को खाने पीने का सामान पहुंचा सकता है। इस बीच सऊदी अरब ने फिर दोहराया है कि कतर आतंकवादियों का समर्थन करना बंद करे। We want to see Qatar implement the promises it made a few years back with regard to its support for extremist groups, with regards to its hostile media, with regards to its interference in the affairs of other countries. बढ़ते विवाद के बीच संकट को सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। कुवैत देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिशें कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोआन ने कतर का समर्थन करते हुए कहा है कि जीसीसी देश आपस में बैठकर मसले को हल करें। इधर इराक समेत कई देशों ने कहा है कि वो इस विवाद से दूर हैं। احنا مطالب في هذه الخلافات تعرفون بالسابق كانت الدول تختلف فيما بينها بس تتفق ضدنا. الحمد لله لأول مرة هي تتفق مع العراق، هذا جيد. الدول رغم أنها تختلف بس كلها يعني تود العراق ولها مصالح مع العراق وهذا تغيير استراتيجي. इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर सऊदी अरब का साथ देने के संकेत दिए हैं। हालांकि व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने कहा है कि विवाद का कूटनीतिक हल निकालने की कोशिश होनी चाहिए। This issue is not new. There's been tension among Qatar's neighbors for quite some time, and the situation was notified through proper diplomatic channels. The United States continues to be in close communication with all the parties to resolve the issues and restore cooperation. सूडान ने भी सभी पक्षों के बीच मेल मिलाप करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि रूस ने कहा है कि वो इस विवाद से दूर रहने के पक्ष में है। मौजूदा विवाद को 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद का सबसे बड़ा राजनयिक संकट माना जा रहा है। इसका असर व्यापार संबंधों और भारत समेत कई देशों के साथ उड़ानों पर भी पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लापता म्यांमार सैन्य विमान का मलबा मिल गया है। दावई शहर से 136 मील दूर कल समुद्र में यह मलबा मिला। विमान में 100 से ज़्यादा सैनिक और उनके परिवार वाले सवार थे। इनमें 2/3 महिलाएं और बच्चे थे। दावई शहर के नज़दीक कल दोपहर इस विमान का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया। इसके बाद विमान की खोज में नौसेना के जहाज़ और विमानों को लगाया गया। दुर्घटना के पीछे विमान में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। विमान में सवार यात्रियों की तलाश की जा रही है। भारत के रोहन बोपन्ना और उनकी जोड़ीदार गैब्रिएला दाब्रोस की जोड़ी फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल मुकाबले में बोपन्ना गैब्रिएला की जोड़ी ने आंद्रिया वेस्लिन की जोड़ी को 7-5, 6-3 से हराया। इस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में अब सिर्फ एकमात्र भारतीय रोहन बोपन्ना की ही चुनौती बरकरार है। बोपन्ना दूसरी बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे। आज फाइनल में बोपन्ना और गैब्रिएला का सामना अन्नालेना ग्रोएनफील्ड और रॉबर्ट फराह से होगा। वहीं टूर्नामेंट के एकल मुकाबले में बड़ा उलटफेर हुआ है। नोवाक जोकोविच साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में बुधवार को उलटफेर का शिकार होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। डोमिनिक थीम ने पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में जोकोविच को 7-6, 6-3, 6-0 से मात दी। वहीं नडाल ने हमवतन पाब्लो कारेनो बस्टा के दूसरे सेट में हटने की वजह से आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच बना ली। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। भारत और श्रीलंका की टीम टूर्नामेंट में अपना दूसरा मुकाबला खेलेंगे। भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया था, जबकि श्रीलंका को पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। श्रीलंका के लिए ये करो या मरो का मुकाबला होगा। वहीं अगर भारतीय टीम मैच जीत लेती है तो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। दोनों टीमों के बीच मैच ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है, साथ ही भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी का प्रबल दावेदार भी मानी जा रही है। वहीं कल हुए मुकाबले में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका। डकवर्थ लुईस नियम के तहत पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हरा दिया। खेल मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर मेजर ध्यानचंद को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की सिफारिश की है। खेल मंत्री ने कहा कि महान खिलाड़ी को यह सम्मान दिया जाना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गोयल ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री को ही आखिरी फैसला लेना है। ये पहला मौका नहीं है जब खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग की हो। इससे पहले 2013 में यूपीए सरकार के दौरान भी खेल मंत्रालय ने ये मांग की थी। ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक 1928, 1932, 1936 में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि भारत रत्न के लिए उनके नाम पर विचार किया जाना चाहिए जी।
इसलिए कि मेजर ध्यानचंद से बहुत प्रेरणा मिलती है। और आखिर में हेडलाइंस एक बार फिर से। मंदसौर में स्थिति तनावपूर्ण, किसानों को उचित मूल्य के लिए आयोग के गठन का फैसला। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज करेंगे दौरा। बेरोजगारी पर राष्ट्रपति ने जताई चिंता, कहा युवाओं के लिए नहीं बन रहे पर्याप्त मौके, स्टार्टअप्स पर जताया भरोसा। नए राष्ट्रपति के लिए 17 जुलाई को मतदान, 20 जुलाई को नतीजे। चुनाव आयोग 14 जून को जारी करेगा अधिसूचना। ब्रिटेन के आम चुनाव के लिए मतदान आज। थेरेसा मे और जेरेमी कोबिन के बीच मुकाबला, कई भारतीय मूल के उम्मीदवार भी मैदान में। और फ्रेंच ओपन में मिक्स डबल्स के फाइनल में रोहन बोपन्ना और गैब्रिएला, जर्मनी की एना ग्रीनफील्ड और कोलंबिया के रोबोट फराज से मुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका से भिड़ेगा भारत। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।